हेलो बच्चों, कल मैं आपको लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं के बारे में समझा रहा था कि लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि लोकतंत्र की 5 प्रमुख विशेषताएं हैं। एक है जनता का शासन, दूसरा है जनता द्वारा निर्मित शासन, तीसरा है लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं, और चौथा है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन, और पांचवा है लोकतंत्र विकासशील शासन है। आज हम यहाँ से आगे सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि लोकतंत्र या प्रतिनिधि प्रजातंत्र के 2 रूप या प्रकार हैं, जो ये आपको पहले ही बताया गया था कि प्रतिनिधि लोकतंत्र या प्रतिनिधि प्रजातंत्र के 2 रूप या प्रकार हैं। नंबर 1 संसदात्मक शासन और दूसरा है अध्यक्षात्मक शासन। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र या प्रजातंत्र लोकतंत्र के कितने प्रकार या रूप हैं? 2। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र या प्रतिनिधि प्रजातंत्र के 2 रूप निम्न हैं। पहला संसदात्मक शासन और दूसरा है अध्यक्षात्मक शासन। तो विश्व के ऐसे देश जो इन शासन व्यवस्थाओं के प्रति सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं, तो जिसमें संसदात्मक शासन का सबसे अच्छा उदाहरण ब्रिटेन की शासन प्रणाली को माना जाता है। तो विश्व के जितने भी देशों में संसदात्मक शासन प्रणाली है, जैसे हमारे भारत देश में भी है, लेकिन सबसे अच्छी जो संसदात्मक शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन की मानी जाती है। तो जैसे हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश की है, तो ब्रिटेन की। और अगर आपके प्रश्न आता है कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किस देश की है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संसदात्मक शासन प्रणाली का श्रेष्ठ उदाहरण है ब्रिटेन, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसमें संघीय स्तर पर संसदात्मक व अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों के मिश्रित रूप को अपनाया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है कि जहाँ पर संसदात्मक लक्षण भी हैं और अध्यक्षात्मक भी हैं, तो यानी दोनों का मिश्रित रूप है, या इसे अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। तो ये तीनों देशों के बारे में ध्यान रखना कि ब्रिटेन संसदात्मक शासन प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण है, संयुक्त राज्य अमेरिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का है, और स्विट्जरलैंड मिश्रित शासन व्यवस्था, यानी जिसमें संसदात्मक के भी गुण हैं और अध्यक्षात्मक के भी। आज हम यहाँ से आगे आपको लोकतंत्र के गुणों के बारे में बताएंगे। तो जैसे आपके लोकतंत्र की विशेषताएं हैं, ऐसे ही लोकतंत्र के कुछ गुण हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ना आरंभ करेंगे या समझाएंगे। तो सबसे पहले बर्क नामक एक विद्वान है, उन्होंने पूर्ण लोकतंत्र को लज्जाहीन धारणा माना है। कहने का तात्पर्य है कि ये बर्क नामक जो विद्वान है वो लोकतंत्र की आलोचना करते हैं, यानी वो लोकतंत्र को अच्छा नहीं मानते। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूर्ण लोकतंत्र को लज्जाहीन धारणा किस विद्वान ने माना है, तो बर्क ने। या ऐसे पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र को लज्जाहीन धारणा माना है किस विद्वान ने, या यह कथन किस विद्वान का है, तो बर्क का। दूसरी ओर लॉवेल नामक विद्वान है, इन्होंने लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन माना है, यानी जहाँ बर्क उसकी आलोचना करते हैं
वहीं लोवेल उसको बहुत अच्छा या सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। तो जैसे आपके प्रश्न आता है कि लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन किस विद्वान ने माना है, तो लोवेल ने। अतः निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके गुण और दोषों को पढ़ें। तो जैसे आपके पेपर में प्रश्न आता है कि लोकतंत्र के गुण बताइए, तो उसमें सिर्फ हमें गुणों के बारे में बताना है। और अगर प्रश्न आता है कि लोकतंत्र के दोष या अवगुण बताइए, तो उसमें हमें लोकतंत्र के अवगुण या दोषों को बताना है। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण या आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, तो आलोचनात्मक का तात्पर्य होता है इसमें हमें गुण भी बताने और दोष भी बताने। तो सबसे पहले हम लोकतंत्र के गुणों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि लोकतंत्र के गुण। तो लोकतंत्र के कई गुण हैं। पहला है सार्वजनिक हित में वृद्धि। सार्वजनिक का मतलब होता है कि सभी के, यानी एक देश या एक राज्य में रहने वाले सभी लोगों के हित में जो कार्य किया जाता है उसे कहते हैं सार्वजनिक हित। तो प्रजातांत्रिक प्रशासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। तो यानी जिन देशों में लोकतंत्र या प्रजातंत्र होता है वहाँ शासन का संचालन जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। वे सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के वायदे के आधार पर चुनाव जीतते हैं। अर्थात जब भी चुनाव होते हैं तो जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं वो अपने चुनाव क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ जाकर जनता के बीच में चुनावी वायदे करते हैं कि अगर मैं चुनाव में जीत जाता हूँ तो आपके हित में इन कार्यों को करूँगा। तो जब भी वो चुनाव जीतता है तो उसके बाद वो आम जनता के हित में अच्छे से अच्छे कार्य करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसे आगे भविष्य में भी पुनः चुनाव लड़ना होता है। क्योंकि एक बार अगर वो झूठ बोलकर चुनाव जीत जाता है, आम जनता के हित में कार्य नहीं करता है, तो आगे भविष्य में वह जनता उसे चुनाव में पराजित कर देगी। तो वो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे कार्य करता है ताकि दोबारा से उसे चुनाव में जीतने का मौका मिले। अतः ये जनप्रतिनिधि सार्वजनिक हित में शासन करते हैं। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। कहने का तात्पर्य होता है जो सरकारें होती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तो अपने किए गए कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के। तो ये तो आपके लोकतंत्र का पहला गुण था। अब दूसरा है कार्य कुशल शासन। लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्य कुशल शासन प्रणाली माना जाता है। कहने का तात्पर्य होता है कि आपके लोकतंत्र से पहले कई शासन प्रणालियाँ या शासन के प्रकार आए थे, लेकिन उनमें सबसे अच्छा जो शासन माना जाता है वो लोकतंत्र को माना जाता है। तो लोकतंत्र की कार्यकुशलता के अनेक कारण हैं। जैसे इस शासन प्रणाली में नीतियां जनमत के अनुसार बनाई जाती हैं। कहने मतलब जो सरकारें नियम कानून बनाती हैं या जो भी कार्य करते हैं तो जनमत का मतलब जनता के हित में, यानी जनता जिसे पसंद करती है। अतः इनको लागू करने में जन सहयोग मिलता है, क्योंकि जब जनता के हित में कोई कार्य किया जाता है तो जनता भी उसमें अपना सहयोग या समर्थन करती है। लोकतंत्र शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, अतः यह शासन की कार्य कुशलता को बनाए रखने की कोशिश करता है। तो यानी जब सरकार के द्वारा या सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे आम जनता का भला होता है, तो इससे उनकी कार्य करने की जो क्षमता है वो और अच्छी होती है और आगे अच्छे ढंग से वो कार्य करते हैं। तो अब तीसरा गुण है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। तो लोकतांत्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है कि भाई क्या अच्छा होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं राय प्रकट करना। जब उन्हें लगता है कि भाई ये कार्य गलत है तो वो उसकी आलोचना भी करते हैं।
अगर उन्हें लगता है कि ये कार्य सही है तो उसकी प्रशंसा भी करते हैं। सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों तथा आम चुनावों के माध्यम से, देखिए चुनाव 3 प्रकार के होते हैं। आम चुनाव, दूसरा है आपके मध्यावधि चुनाव, और तीसरा है आपके अल्पावधि। जैसे कहने का तात्पर्य होता है कि जैसे आम चुनाव का तो तात्पर्य होता है कि मान लीजिए आपके लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कोई भी सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करती है, या यूँ कहें कि लोकसभा और विधानसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है और उसके बाद चुनाव होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि सन 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाई गई और उसने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। 5 वर्ष के बाद आपके दोबारा से मान लीजिए चुनाव होते हैं 2019 में, और उसमें भी दोबारा से बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता है और नरेंद्र मोदी ही दोबारा से प्रधानमंत्री बनते हैं। और अगर वो 2024 तक प्रधानमंत्री रहते हैं तो दोबारा से उनका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तो पुनः 2024 में चुनाव होंगे, तो उसे कहेंगे आम चुनाव। ऐसे ही अपने राजस्थान में भी 2018 में चुनाव हुए थे। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। 2023 तक अगर वो मुख्यमंत्री रहते हैं और उसके बाद चुनाव होते हैं तो वो कहलाएंगे आम चुनाव। एक होता है मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव का तात्पर्य होता है कि जैसे मान लीजिए किसी राज्य में या केंद्र में किसी दल की सरकार बनती है और वह सरकार अपना पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल नहीं कर पाती है, और ऐसी स्थिति में दोबारा से चुनाव होते हैं, तो ऐसे चुनावों को मध्यावधि चुनाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए सन 1997-98 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार का गठन हुआ, लेकिन पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो 13 दिन तक ही उनका शासन चला। 13 दिन बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत था नहीं, तो ऐसी स्थिति में दोबारा से चुनाव कराए गए, तो उसे कहा गया मध्यावधि चुनाव। उसके बाद जो 13 दिन बाद सरकार गिरने के बाद फिर चुनाव होते हैं, फिर भी किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ा दल था, तो उसे राष्ट्रपति ने सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। पुनः अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। उनका शासन 13 महीने तक ही चला। 13 महीने बाद उनको विश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया गया, क्योंकि उनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं रहा। फिर पुनः चुनाव हुए, तो कहने का मतलब है कि दोनों बार उनकी सरकार ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में जब सारे देश में लोकसभा के चुनाव हुए तो उसे कहा गया मध्यावधि चुनाव। अल्पकालिक का तात्पर्य होता है, जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे चुनाव होते हैं, मान लीजिए लोकसभा के चुनाव हुए और कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं कि जैसे 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं और वो दोनों जगह से चुनाव जीत जाते हैं। दोनों जगह से चुनाव जीत जाते हैं तो हमारे संविधान में स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक जगह से ही
मतलब एक तरह से प्रत्याशी के रूप में या प्रतिनिधि के रूप में रह सकता है, उसे एक सीट छोड़नी पड़ेगी। अब वो ये डिसाइड करेगा 2 जगह से जो चुनाव जीता है उसमें से कौन सी जगह को वो खाली कर रहा है। तो एक जगह से उसको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, तो उस जगह पर 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से चुनाव होंगे, खाली उसी जगह पर जो सीट उसने छोड़ी है। या जैसे कोई चुनाव जीता, चुनाव जीतने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो खाली उस मृत्यु हुए व्यक्ति की सीट पर ही चुनाव होगा। या किसी ने अपनी मर्जी से या किसी कारण से त्यागपत्र दे दिया है, तो उस सीट पर ही चुनाव होगा, तो उसे कहेंगे अल्पकालिक एक तरह से। तो सामान्य नागरिक अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता है और बड़े हितों के लिए छोटे हितों का त्याग करना सीख जाता है। जैसे कहते हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला होता हो या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित में कोई कार्य होता हो, तो अगर उसके लिए हमें छोटे हित या छोटे कार्य को त्यागना पड़े, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि वाली बात होती है। तो इसमें लोकतंत्र में एक व्यक्ति बड़े हितों के लिए आगे बढ़ता है और छोटे हितों को त्यागना सीख जाता है। तो इस गुण के कारण ही गैटेल ने लोकतंत्र को नागरिक की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है। तो इस प्रश्न को ध्यान रखना, 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल किस विद्वान ने कहा है? तो गैटेल ने। तो गैटेल एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है। तो ये आपके 3 गुण आपके लोकतंत्र के पढ़ा दिए मैंने। अब चौथा है नैतिक शिक्षा का साधन। तो लोकतंत्र शासन व्यक्ति को नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है। नैतिक का मतलब होता है एक तरह से जैसे अच्छे कार्य या अच्छे संस्कार। लॉवेल के अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता व पवित्रता की भावना को मजबूत करता है। तो जैसे आपके प्रश्न आ जाता है कि लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता व पवित्रता की भावना को मजबूत करता है, यह कथन किसका है? तो लॉवेल का। ब्राइस के अनुसार जब लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। राजनीतिक अधिकार का तात्पर्य आप जानते हैं, जैसे कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ता है और वो चुनाव जीत जाता है, आगे चल के नहीं वो प्रधानमंत्री या कोई मंत्री बन जाता है, तो वो उसका राजनीतिक अधिकार हो जाता है। तो जैसे ही उसको राजनीतिक अधिकार मिलता है तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और वह कर्तव्य प्रिय हो जाता है। कर्तव्य प्रिय का तात्पर्य होता है कि भाई जिस कार्य के लिए उसे चुना गया वो उस कार्य को बड़ी सहजता से या बड़ी लगन के साथ करता है। व्यवहार में हम देखते हैं कि लोकतंत्र में व्यक्ति परिवार की संकीर्ण सीमाओं से निकलकर, यानी कई बार क्या होता है कि व्यक्ति परिवार की संकीर्ण का मतलब होता है कि वो सिर्फ अपने परिवार के हित में ही सोचता हो, उसे बाहर के लोगों से कोई भी ज़्यादा लेना देना नहीं होता है या उनके हित के बारे में वो ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करता है। लेकिन लोकतंत्र में अगर वो कोई राजनीतिक चुनाव लड़ता है और चुनाव जीत जाता है तो उसे अपने परिवार से बढ़कर, या यूँ कहें कि वो जिस क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है, बल्कि यहाँ तक कि वो पूरे देश और राज्य के बारे में सोचने लग जाता है। तो व्यक्ति परिवार की संकीर्ण सीमाओं से निकलकर सार्वजनिक हित तक विस्तृत हो जाता है और वह साथी नागरिकों के साथ सहयोग, सहिष्णुता, उदारता व सहानुभूति का व्यवहार करने लगता है। देशभक्ति की शिक्षा, यानी लोकतंत्र का आपके 5वां गुण है देशभक्ति की शिक्षा। लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का भी विकास करता है। लोकतंत्र में राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता,
कहने का तात्पर्य होता है कि जो भी शासक वर्ग वह होता है जो शासन कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए केंद्र में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है तो वो शासक वर्ग है, और बाकी के जो दल यानी जो सरकार में शामिल नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, वो एक तरह से शासक वर्ग के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो जिस दल की सरकार होती है वह शासक वर्ग कहलाता है। तो किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता, अपितु इसे जनता की संपत्ति माना जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि राज्य को जैसे उसकी क्या नाम है बीजेपी की सरकार है केंद्र में, तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी करें, बल्कि ये किसकी संपत्ति है? देश जनता की संपत्ति है। इससे जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम व अपनत्व की भावना का विकास होता है। मिल के शब्दों में लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। तो लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। यह कथन या यह वाक्य किसका है? मिल का। तो आपके छठवीं विशेषता है गुण है क्रांति से सुरक्षा। क्रांति की आशंका ऐसे राज्यों में होती है जहां शासन की शक्ति किसी एक वर्ग के हाथों में होती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि पहले राजा महाराजाओं का शासन था, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो आम जनता थी वो राजा के प्रति आंदोलन करती थी। समय समय पर उनके द्वारा राजा के खिलाफ प्रदर्शन किए जाते थे। लेकिन लोकतंत्र में ऐसी संभावनाएं कम नज़र आती हैं। यूँ तो लोग अपनी मांगों के लिए सड़कों पर आते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जो पहले राजतंत्र में जितना होता था वो उतना अब यहाँ पर नहीं होता है। तो जैसे आपने फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ की आम जनता ने राजा के खिलाफ ज़बरदस्त और कई वर्षों तक आंदोलन किया, तब जा कर के नहीं उन्हें उस राजा की एक तरह से गुलामी से आज़ादी मिली थी। तो यहाँ पर आम जनता अपने कुछ वायदे मनवाने के लिए आंदोलन और धरना प्रदर्शन करती है, लेकिन उतना नहीं जितना कि पहले क्रांतियाँ हुआ करती थी उस प्रकार से। तो क्रांति की आशंका ऐसे राज्यों में होती है जहाँ शासन की शक्ति किसी एक वर्ग के हाथों में होती है। लोकतंत्र में स्थिति इससे एकदम विपरीत होती है। इसमें क्रांति की आवश्यकता नहीं होती। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। कहने का तात्पर्य होता है यहाँ हमें क्रांति की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? कि जो भी सरकार चल रही है, अगर वो आम जनता के हित में कार्य नहीं करेगी, तो जब भी आगे चुनाव होंगे आपके आम चुनाव, तो उसमें वो उस पार्टी को वोट न देकर किसी दूसरी पार्टी को सरकार बनाने का मौका देंगे। तो लोकतंत्र में सभी पक्षों को अपनी बात कहने तथा चुनाव लड़ने का हक होता है। साथ ही किसी विषय पर सरकार से असहमति होने पर अगले चुनाव में उसके विरुद्ध मत देने की स्वतंत्रता भी क्रांति की संभावना को कम करती है। आपके 7वां गुण है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। तो लोकतंत्र व्यक्ति की समता या समानता व स्वतंत्रता की धारणा को स्वीकार करता है। यह व्यक्तियों में जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, अपितु सभी व्यक्तियों के लिए विधि की समानता अर्थात कानून की समानता तथा विधि के समान संरक्षण, यानी सभी को कानून का समान संरक्षण मिले, उसमें विश्वास करता है। तो यहाँ से आगे हम लोकतंत्र के गुणों के बारे में